नमस्कार साथियों, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी हिमालय के निर्माण के बारे में, किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर एक स्थलखंड था और उसके आसपास जल भरा हुआ था। उस जल को या उस महासागर को, सुपर ओशियन को एक नाम से जाना जाता था, पेंथलासा, और जो स्थलखंड था उस स्थलखंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। बाद में पेंजिया दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो उत्तर का भाग होता है वह अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और इस उत्तर के और दक्षिण के जो भाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के मध्य में जल आकर जो भरा हुआ होता है उसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से नदियां प्रवाहित होती है, अपने साथ अवसाद लाती है, रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, और टेथिस सागर में लाकर इसका जमाव करने लगती है। परिणाम स्वरूप वहां पर जमाव अत्यधिक हो जाता है, करोड़ों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती है और वहां पर वलन पड़ने से, यानी कि वहां पर ये जो जमाव था इसमें मोड़ पड़ने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। और वह वलित पर्वत कोई दूसरा पर्वत नहीं बल्कि हिमालय पर्वत था। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। आज हम बात करेंगे, अब चूंकि हिमालय का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से? तो एक तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया, दूसरा ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन किया गया। चूंकि हिमालय पर्वतमाला में आप जानते हैं यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी देखने को मिलेगी, तो उस प्रकार से ऊंचाई के आधार पर और नदियों के आधार पर, दोनों आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया और इस वर्गीकरण को आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं हिमालय के विभाजन के बारे में। हिमालय को दो भागों में बांटा गया। पहला जो आधार है, पहला आधार है नदियों के आधार पर। ठीक है, यानी हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया। और दूसरा आधार कौन सा है? तो दूसरा आधार है ऊंचाई के आधार पर। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है कि हिमालय का वर्गीकरण दो भागों में, या इसका दो वर्गीकरण देखने को मिलेगा, एक तो नदियों के आधार पर, दूसरा ऊंचाई के आधार पर। नदियों के आधार पर इसका जिसने वर्गीकरण किया उस व्यक्ति का नाम है सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण या विभाजन किसने किया, तो सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर चार भागों में बांटा। तो आपको ध्यान रखना है, हिमालय का जो वर्गीकरण किया है ये चार भागों में किया। किसने? सिडनी बुरार्ड ने। अब ये कौन कौन से भाग है, उन भागों को आपको यहां पर नाम याद रखना है और क्रम से नाम याद रखना है। सिडनी बुरार्ड ने जो सबसे पहला नाम बतलाया, या कहें जो सबसे पहला विभाजन किया, उसका नाम था पंजाब हिमालय। तो हिमालय के वर्गीकरण में सबसे पहला जो नाम दिया वह कौन सा था? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। दूसरे भाग में जो बांटा वह दूसरा भाग था कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ये दूसरा भाग सिडनी बुरार्ड ने बतलाया। तीसरा जो भाग था, उस तीसरे भाग में कहा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। चौथा जो भाग बतलाया वह बतलाया असम हिमालय। ठीक है, यानी हिमालय का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। पहला वर्गीकरण, पहला विभाजन नदियों के आधार पर किया गया और दूसरा ऊंचाई के आधार पर।
नदियों के आधार पर इसका विभाजन सिडनी बुरार्ड ने किया और सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन 4 भागों में किया। 4 भागों में कौन सा? सबसे पहला भाग पंजाब हिमालय, इस पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भाग कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण के बारे में कि ऊंचाई के आधार पर कौन सा वर्गीकरण किया। तो ऊंचाई के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण है उसमें जो इसका पहला भाग है उसे जाना जाता है ट्रांस हिमालय के नाम से। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा जो भाग है हिमालय का उसे जाना जाता है बृहद हिमालय, इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है और इसी का एक नाम मिलता है हिमाद्री। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई के आधार पर पहला भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा है? बृहद हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। ये सभी एक ही के भाग है, या इसी को बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है, इसी को आंतरिक हिमालय कहा जाता है, इसी को हिमाद्री कहा जाता है और इसे ही ग्रेट या ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया इसका दूसरा विभाजन। ऊंचाई के आधार पर हिमालय का जो तीसरा विभाजन है उसे कहा जाता है लघु हिमालय, या इसी का एक नाम मिलता है मध्य हिमालय। क्लियर है यहां तक? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, यानी इसे ही मिडिल या लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। चौथा जो भाग है हिमालय का, जो चौथा भाग यहां पर किया गया वह कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक हिमालय का सबसे निचला या दक्षिणी भाग है और इसी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय। यहां तक क्लियर है? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हिमालय का विभाजन 2 भागों में किया गया। एक तो इसका विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर, और नदियों के आधार पर जो इसका विभाजन किया वह किया सिडनी बुरार्ड ने। सिडनी बुरार्ड ने इसे 4 भागों में बांटा। पहला पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। ऊंचाई के आधार पर जब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, इसके विभाजन की बात की जाती है, तो ऊंचाई के आधार पर भी इसके 4 भाग हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, इसे ही महान हिमालय, इसी को आंतरिक हिमालय और इसी को ही हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है महान हिमालय या बृहद हिमालय को। तीसरा लघु या मध्य हिमालय, मिडिल या लेसर हिमालय। चौथा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन है वह कौन कौन सी नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया। तो नदियों के आधार पर जब हम विभाजन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ये 4 भाग इसके किए गए हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, इसके बाद असम हिमालय, ये कौन कौन सी नदियों के मध्य अवस्थित है सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे सबसे पहला है पंजाब हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है वह पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज, इन दोनों नदियों के मध्य जो हिमालय अवस्थित है, इन दोनों नदियों के मध्य के हिमालय को नाम से जाना जाता है पंजाब हिमालय। दूसरा है सतलुज और काली नदी। सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है वह है दूसरा हिमालय यानी कुमाऊं हिमालय।
कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है काली और तीस्ता नदी। इस काली और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है, इस काली और तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है असम हिमालय। तो तीस्ता और दिहांग नदी, इस तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य के हिमालय को जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। ठीक है, अभी इसको हम मैप में भी देखेंगे कहां से ये नदियां प्रवाहित होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु से सतलुज नदी के मध्य में कौन से हिमालय अवस्थित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए पंजाब हिमालय। ठीक है, सही। नेपाल हिमालय किन नदियों के मध्य अवस्थित है, तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य है। अगला, सतलुज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय अवस्थित है, तो कुमाऊं हिमालय अवस्थित है। और तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य कौन सा हिमालय अवस्थित है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य अवस्थित है असम हिमालय। ठीक है, तो अब हम इनकी बात करते हैं, एक एक जो इसके भाग है इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं, मैप से इसको काफी आसानी होगी समझने में। तो दोस्तों, हिमालय के दोनों भागों को हमने देखा, एक तो ऊंचाई के आधार पर, दूसरा नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर भी हिमालय के 4 भाग हैं, दूसरा ऊंचाई के आधार पर भी जब हम बात करते हैं तो ऊंचाई के आधार पर भी इसके 4 भाग देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, नदियों के आधार पर इसका विभाजन किसने किया, सिडनी बुरार्ड ने। जबकि ऊंचाई के आधार पर हम बात करें तो ऊंचाई के आधार पर हमें कोई भी ऐसा नाम नहीं मिलता है। अब हम इसके मैप को बनाते हैं और मैप के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे एक एक हिमालय के बारे में। ठीक है, आपको अगर मेंस भी आप लिखते हैं तो मेंस में भी आपको उतना ही मैप बनाना है जितना कि आपको यहां पर उसे कह सकते हैं कि जो काम का हो। जैसे कि अब हम हिमालय की बात करेंगे तो सिर्फ जहां जहां हिमालय विस्तृत है उतना ही मैप हमें बनाना है। देखिए, हमें सिर्फ इतना ही मैप बनाना है। जब हम हिमालय की बात करेंगे इतने में ही हमारा हिमालय वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हमने किसकी की थी कि सिडनी बुरार्ड ने पहला भाग कौन सा बताया, नेपाल हिमालय का। और पंजाब हिमालय का। और पंजाब हिमालय किसके मध्य अवस्थित है, तो पंजाब हिमालय का हमने देखा था सिंधु से सतलज नदी के मध्य जो अवस्थित है वह है पंजाब हिमालय। तो एक एक चीजों को आपको समझते चलना है। देखिए, यहां से निकलती है सिंधु नदी और सिंधु नदी यहां से निकलने के पश्चात कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यह कौन सी नदी है, सिंधु नदी। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो दूसरी नदी कौन सी थी, सतलुज नदी। तो सिंधु और सतलुज के मध्य अवस्थित था पंजाब हिमालय। यहां से कुछ इस प्रकार से सतलुज नदी प्रवाहित होती है और यह निकलती है। यह कौन सी नदी हो गई, सतलुज नदी, सतलुज या सतलज नदी। यहां तक क्लियर है। यहां से निकली सिंधु नदी, सिंधु नदी निकलकर आगे की ओर बढ़ी, दूसरी है सतलुज नदी। इसके पश्चात हमने बात की थी कुमाऊं हिमालय के बारे में। और कुमाऊं हिमालय का हमने क्या कहा था कि सतलज और काली नदी के मध्य जो हिमालय अवस्थित है उसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। तो देखिए, जो काली नदी है वह काली नदी यहां से कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है, यहां से निकलती है और आगे की ओर बढ़ती है। तो यहां पर ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई, काली नदी। यहां तक क्लियर है।
आगे की ओर हमने क्या बात की थी, दो हिमालय के भाग हो गई, एक तो पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय। तीसरा काली और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय अवस्थित है। तो तीस्ता नदी यहां से निकलती है कुछ इस प्रकार से और आगे की ओर यह प्रवाहित होती है। यह कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। आगे की ओर हम जब बढ़ते हैं तो आगे की ओर है असम हिमालय, जो कि हिमालय का अंतिम भाग है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलकर आगे की ओर बढ़ती है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और आकर यहां पर मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी हो गई, दिहांग नदी। यहां तक क्लियर है। यानी सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से निकल रही है और यहीं से निकल रही है सतलुज नदी। इन दोनों के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसके मध्य के भाग को, यह वाला भाग है पंजाब हिमालय। ठीक है, इसी पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो सतलुज और काली नदी के मध्य में हमने बात की थी कि इसको किस नाम से जाना जाएगा, कुमाऊं हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर नेपाल हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह भाग कौन सा है, नेपाल हिमालय। यहां तक क्लियर है। आगे की ओर इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक एक हिमालय के बारे में यहां पर जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। ये दिहांग नदी में यहीं पर लिख देता हूं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला है पंजाब हिमालय। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य अवस्थित है, तो सिंधु और सतलुज नदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात लिखते हैं कि पंजाब हिमालय जो है वह सिंधु और सतलुज नदी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो पंजाब हिमालय है, इस पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, तो पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पंजाब हिमालय है, इस पंजाब हिमालय में, चूंकि ये हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर पर्वत श्रेणियां, पर्वतमाला वगैरह जो भी चोटियां हैं वो हो सकती है। तो यहां पर कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं या कहें पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहां पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। ठीक है, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती है, पंजाब हिमालय के मध्य। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर किसके भाग हैं, तो ये पंजाब हिमालय के भाग हैं। अब चूंकि हमने ऊंचाई के आधार पर भी इसका विभाजन किया है, तो ये जो तीनों श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। जब हम ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन पढ़ेंगे तो हम एक एक श्रेणियों को कुछ इस प्रकार से यहां पर बनाते चलेंगे और देखेंगे कौन सी श्रेणियां कहां पर अवस्थित है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि पंजाब हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी आती है और ये जो तीनों श्रेणियां हैं, ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, इसे हिमालय के पार का हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः जो ट्रांस हिमालय है, इसे ट्रांस हिमालय को हिमालय में नहीं गिना जाता है, क्योंकि यह भाग माना जाता है यूरेशियन प्लेट का, यूरेशियन
प्लेट का, जब हम प्लेट विवर्तनिकी या प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे कि यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट क्या क्या होती है, तो ये जो ट्रांस हिमालय भाग है ये माना जाता है यूरेशियन प्लेट का भाग। इसीलिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये सबसे ऊपर आपको पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी, और ये तीनों ही भाग है यूरेशियन प्लेट की, सॉरी आपका ट्रांस हिमालय की। अब बच गया धौलाधर। तो जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है, ये धौलाधर है मध्य हिमालय का भाग, मध्य, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, लघु हिमालय से। ठीक है, तो मध्य या लघु हिमालय का भाग है धौलाधर श्रेणी, और ये कहां पर है, किस राज्य में है, तो ये आती है हिमाचल प्रदेश में। यहां तक क्लियर है आपको? तो सबसे पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जिसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु से सतलुज नदी के मध्य अवस्थित है, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर पर्वत श्रेणियां इसी का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल है, जबकि धौलाधर मध्य या लघु हिमालय, मिडल या लेसर हिमालय का भाग मानी जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यहां तक क्लियर है आपको? यानी हमने भाग कहा कि ये जो सिंधु नदी है और सतलुज नदी है, इन दोनों के मध्य का जो भाग है इसके बारे में बात की। आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो दूसरा हिमालय है, दूसरा जो भाग है जिसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय, इस कुमाऊं हिमालय के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते चले, आपको यहां पर कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए। तो दूसरा जो हिमालय है वह दूसरा हिमालय है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय नदियों के आधार पर हिमालय का दूसरा भाग है। तो सबसे पहली वही बात कि कुमाऊं हिमालय किसके मध्य अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के मध्य अवस्थित है। सतलुज और काली नदी। ठीक है, दूसरी बात यह आती है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और जो हिमालय के चारों भाग है, इन चारों भागों में सबसे छोटा या सबसे कम लंबाई किस भाग की है, तो वे कुमाऊं हिमालय की। और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि सबसे कम लंबाई कुमाऊं हिमालय की है। तो कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम लंबाई है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां या चोटियां आती है, तो इसमें जो चोटियां शामिल है, पर्वत चोटियां, सबसे पहली तो है इसमें नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, नंदा देवी के बाद कामेत, और कामेत के पश्चात है त्रिशूल। ये पर्वत चोटियां हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये पर्वत चोटियां हैं, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल। तो नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल तीनों ही कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है। और अगर हम इनकी बात करें, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल की, तो ये तीनों ही उत्तराखंड में अवस्थित है, जो कि किसका भाग है? कुमाऊं हिमालय का। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं हिमालय सतलुज से काली नदी के मध्य अवस्थित है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, और इसकी जो चोटियां हैं वे है नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अब बात यह आती है कि इनकी ऊंचाई कितनी है। तो यहां पर जो पर्वत चोटियां हैं, इनसे संबंधित ऊंचाई भी पूछी जाती है, जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं। लेकिन जब हम भारत और विश्व की पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर एक एक की यहां पर जो ऊंचाइयां हैं उनके बारे में देखते चलेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कुमाऊं हिमालय सतलुज से काली नदी के मध्य अवस्थित है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे नेपाल हिमालय के बारे में। तो ये है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सबसे पहली बात की जाए तो यह काली और तीस्ता नदी के मध्य अवस्थित है। आप देख पा रहे होंगे काली और तीस्ता नदी। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो नेपाल जो हिमालय है, इसकी लंबाई, सर्वाधिक लंबाई चारों हिमालय में किसी की है तो वह है नेपाल हिमालय की। 800 किलोमीटर लंबाई है नेपाल हिमालय की। अब बात यह आती है कि इसकी कौन कौन सी चोटियां हैं।
तो सबसे पहली तो है माउंट एवरेस्ट, और आप सभी जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब कहीं पर आपको 8,850 भी मिलेगा, लेकिन दोनों में से ऑप्शन एक ही रहेगा, तो ध्यान रखिएगा 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद अगर हम बात करें तो धौलागिरी, नेक्स्ट मकालू। ये सभी जो पर्वत चोटियां हैं, ये पर्वत चोटियां किसका भाग है? नेपाल हिमालय का। तो आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके पश्चात कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी ये किसके अंतर्गत है? तो ये नेपाल हिमालय का भाग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर लंबाई है। और किन नदियों के मध्य ये अवस्थित है? तो काली और तीस्ता नदी के मध्य ये अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम बात करते हैं असम हिमालय के बारे में। तो देखिए ये है असम हिमालय। अब अगर असम हिमालय की बात की जाए तो असम हिमालय की सबसे पहली बात आती है लंबाई के बारे में। असम हिमालय की जो लंबाई है वह है 720 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको मिलेगा इसके बारे में 750 किलोमीटर, तो एक ही ऑप्शन रहेगा। तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर असम हिमालय। अब बात यह आती है कि जो असम हिमालय है यह किन नदियों के मध्य अवस्थित है? तो तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य अवस्थित है असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहला पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलुज नदी के मध्य अवस्थित है पंजाब हिमालय। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसे ही कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा कुमाऊं हिमालय, सतलुज से काली नदी के मध्य अवस्थित है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे कम लंबाई कुमाऊं हिमालय की है। तीसरा नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता नदी के मध्य अवस्थित है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। सबसे बड़ा या सबसे लंबाई जिसकी है, सबसे सर्वाधिक लंबाई वे नेपाल हिमालय की है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सभी पर्वत चोटियां इसी में है। इसके बाद तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य है असम हिमालय। अब देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी जो आपको ध्यान रखना है हिमालय के बारे में। जो दिहांग नदी है, इस दिहांग नदी या कहें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे ही दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर है नामचा बारवा पर्वत श्रेणी। कौन सी? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। ध्यान रखना, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। ये जो नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ये यहां पर प्रवेश करती है तो यहीं से इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा से जब यूटर्न लेती है, मुड़ती है, तो इसका नाम दिहांग नदी हो जाता है। और नामचा बारवा की अगर हम बात करें तो नामचा बरवा ही हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि हिमालय जो है, हिमालय की सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, सबसे पूर्वी श्रेणी कौन सी है, तो वह है नामचा बरवा। इधर की ओर पूर्व है तो यह हो गई नामचा बरवा। ठीक है, अब पूर्वी ये है तो सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है, तो यहीं पर है नंगा पर्वत। ध्यान रखिएगा, नंगा पर्वत। ये जो नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, तो दो बातें आपको ध्यान रखना है हिमालय से संबंधित कि हिमालय की सबसे पूर्वी और पश्चिमी श्रेणी या पर्वत, सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग कौन सा है, तो सबसे पूर्वी भाग है नामचा बरवा और सबसे पश्चिमी भाग है नंगा पर्वत। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे संबंधित, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली बात यह आ सकती है कि जो हिमालय है, हिमालय की लंबाई कितनी है। तो हिमालय की लंबाई के बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है लंबाई को लेकर। जो हिमालय की लंबाई की बात करते हैं तो हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर।
ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी बात आती है कि हिमालय की जो ऊंचाई है वह औसत ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ठीक है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जो विस्तार है या इसका जो क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्र में यह विस्तारित है, वह कितना है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है या जिसमें यह विस्तारित है। नेक्स्ट बात यह आती है कि यह कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य देशांतर रेखाओं के मध्य अवस्थित है। तो हिमालय 22 डिग्री देशांतर रेखाओं के मध्य अवस्थित है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं हिमालय को लेकर जो कि आपको ध्यान रखना है कि हिमालय का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 22 डिग्री देशांतर रेखाओं के मध्य ये अवस्थित है, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और 2500 किलोमीटर या कहें इसकी लंबाई है। एक बात और ध्यान रखना है कि चूंकि हमने पर्वत पढ़े, तो पर्वत होते क्या हैं। आपने अधिकांश देखे होंगे कुछ इस प्रकार से पर्वतों की आकृति होती है, यानी देखकर के हम कह सकते हैं कि धरातल का वह भाग जो ऊपर की ओर उठा हो और इसके जो ढाल हैं ये होते हैं ढाल। ये ढाल तीव्र हो और जो ऊपर की ऊंचाई है या जो ऊपरी भाग है ये संकुचित हो। ठीक है, संकुचित ना कह के हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऊपर का भाग नुकीला हो, इसके ढाल तीव्र हो। अब सब बात ये आती है कि ऐसी तो बहुत जगह आकृति मिल सकती है, तो इसके बारे में एक बात और कही गई कि अगर उसकी ऊंचाई 900 या 900 से 1000 मीटर से ऊपर है, ठीक है, यानी अगर 1000 मीटर से ऊपर अगर उसकी ऊंचाई है तो उसे कहा जाएगा पर्वत। यानी धरातल का वह ऊपर उठा हुआ भाग जिसके ढाल तीव्र हो और इसकी ऊंचाई 1000 मीटर हो, ऊपर का भाग नुकीला हो, तो इसे पर्वत कहा जाता है। और 1000 मीटर से अगर कम हो तो उसे पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा हिमालय के बारे में नदियों के आधार पर इसके विभाजन को। अगले वीडियो में बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर इसके विभाजन के बारे में। धन्यवाद।